नमस्कार। एजुकेशन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कुमार। हम लोग के बीच में बिहार के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र शशि चरण पहाड़ी जी हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। इस आज का जो सेशन है, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है सभी को, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, रोजगार में हो, किसी भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हो। तो हम लोग आज बात करते हैं इसी मुद्दे पर शशि चरण पहाड़ी जी से और जानेंगे इनसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, कैसे करना है, कैसे होना चाहिए, हम लोग सलाह लेंगे। शशि जी, पहले तो आपका स्वागत है प्राइम टाइम में। ये बताएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इस पर आप कृपया। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को प्राइम टाइम और हमारे न्यूज चैनल डॉक्टर संजय जी को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस अभी जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में हम लोग सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये फिनेंशियल पढ़ाई तो हम लोग कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है। और जो कि लाइफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो फिनेंशियल प्लानिंग के कारण होता है, और हम लोग इसको बड़ा हल्का लेते हैं। इसको हमको लगता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, मैनेजमेंट करते हैं, सब करते हैं, सब कुछ पढ़ाई करती है, लेकिन हम लोग ये वित्तीय योजना कैसे बनाएं और अपने भविष्य को कैसे सुधारें, इस पर बात ही नहीं करते हैं। हमको लगता है कि एक बार यूनिवर्सिटी में या सरकार को एक सब्जेक्ट रखना चाहिए कि पूरी लाइफ में कैसे आप अपना वित्तीय योजना बना के अपनी लाइफ को सुरक्षित करें। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप कि इन्वेस्टमेंट और एक होता है सेविंग करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क अगर आप समझते हैं तो लोग कहते हैं कि हम तो इन्वेस्टमेंट करते ही है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा सेविंग है, सब कुछ है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए, अगर आपात स्थिति आ गई, इमरजेंसी जैसे अभी हालत आ गया, 3 महीना लोग ब्रेकडाउन हो गया, पूरा सर काम ब्रेकडाउन, सारा कुछ बंद हो गया। इस स्थिति में हम उनसे पूछ रहे थे कि भाई आप पूरा कॉर्पस, किसी तरह का कॉर्पस जो आपातकालीन कोष है कि जो आपको खर्चा को 3 से 6 महीना चला सके, आपके पास क्या तैयारी है। तो लोग हमसे कहते थे कि हम तो बहुत तैयारी करके रखे हैं और हम सेविंग भी करते हैं, हमारा बहुत अच्छा सेविंग भी है, लेकिन उनके पास कोई तैयारी नहीं था। और ये लॉकडाउन का फेज भी ऐसा क्राइसिस में आ गए लोग कि हमको अफसोस लग रहा देख के कि भाई आपका इतना बड़ा आप इस जगह पे बैठे हुए हैं और इतना बिजनेस संभालते हैं, लेकिन आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही वीक है। पर्सनल फाइनेंस में आप ध्यान ही देते थे खुद का योजना बनाने। सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। सेविंग जो हम लोग करते हैं, जो हम लोगों का सेविंग होता है, सेविंग का मतलब ये हो गया जो आमदनी हुआ उसमें जो खर्च कर दिए, जो बचा उसको सेविंग में डाल दिए। अब ये सेविंग में डाल दिए मतलब हो गया कि मेरा एक सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ रह गया, या हम उसको थोड़ा सा 3-4-5% में एफडी कर दिए हैं, उसी को मान लिए कि हमारा सेविंग हो रहा है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। अब आप सेविंग जो कर दिए उसकी प्लानिंग आपको करना है कि उसको इन्वेस्ट करके उसको ग्रोथ करना और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसको वहां जाके गोल के लिए पूरा प्लान करके उसको हिट करना है। अब देखिए उस प्लानिंग में क्या क्या लोग नहीं कर पाते हैं, और करते भी है तो अधूरा करते हैं। सबसे पहले कमजोरी ये है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए 24 घंटा में कम से कम 12-13 घंटा सब लोग लगे हुए पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा का ग्रोथ के लिए नहीं लगे हैं। खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और कई प्रोफेशनल्स हैं जिनको अपने प्रोफेशन से फुर्सत नहीं होता है, अर्निंग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनका सेविंग करके वो पैसा जो अर्निंग कर रहे हैं वो पैसा पड़ा रहता है सेविंग अकाउंट में। जब उनसे हम ये बोलते हैं सर आप एक काम करिए, आप महीना में 1 घंटा समय निकालिए और अपने पैसे को प्रॉपर मैनेज करिए, और हम आपको एक्सेल बना के देते हैं कि कैसे मैनेज करना है, और उस पैसे को चलाना सिखा दिए कि इस पैसे को ऐसा दौड़ाइए कि इन्फ्लेशन को बीट करता हो। इन्फ्लेशन अगर 6% हो तो आपका पैसा 8% से ग्रोथ आ रहा है, 7% से ग्रोथ आ रहा है। वो जो स्टेमिना, वो जो तैयारी है वो कैसे होनी चाहिए, इस चीज को सीखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज से स्टार्ट करें।
टेक्निकल डिग्री आप ले रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर होना चाहिए कि आप अपने अपने लाइफ को कैसे फिनेंशियली मजबूत करें। आपका ये कहना है कि जो शिक्षण संस्थान चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी, उसमें एक चैप्टर होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ एकदम, ये बात आपने सही कहा, क्योंकि कोविड-19 में ये बहुत चीज सिखा दिया गया। हमारे दर्शक का भी बहुत सारे सवाल हैं, आने शुरू हो गए हैं। हम ऐसे अनुरोध भी करते हैं कि जो भी इससे संबंधित सवाल हैं वो जरूर पूछें, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले मनोज जी, उनका स्वागत है। अर्चना राय जी कलकत्ता से जुड़ी, उनका भी स्वागत है। राशिद जी, उत्पल मिश्रा जी का स्वागत है। सर, एक उत्पल मिश्रा जी का सवाल है, इमरजेंसी फंड कैसे तैयार कर सकते हैं? ये सर एक बहुत बढ़िया सवाल है, इमरजेंसी फंड कैसे तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको पूरा वेल्थ मैनेजमेंट और फिनेंशियल पर्सनल फाइनेंस पे थोड़ा डिस्कस करें। इसी का एक चैप्टर है जो आप पूछना चाह रहे हैं, इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करें। आप देखिए, सबसे पहले करना क्या है, आप अपने एक स्ट्रक्चर बनाइए। उस स्ट्रक्चर में क्या है कि उसको दो भाग में बांटिए। पहले एक प्रोटेक्शन का भाग को बांटिए। जब वेल्थ प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो एक पार्ट को बनाइए प्रोटेक्शन और एक प्लान को बनाइए इन्वेस्टमेंट एक साइड। और प्रोटेक्शन में क्या है कि लाइफ का दो पार्ट हो गया, एक आपको सुरक्षित रखने के लिए बताएगा, फैमिली को सुरक्षित रखने प्रोटेक्शन करना है, एक आपको इन्वेस्टमेंट सिखाएगा। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो खा जाएगा आपका प्रोटेक्शन। मतलब आज का हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, लाइफ अगर नहीं रहे तब फैमिली में क्या गुजरेगा, वो सिचुएशन, उसके लिए प्रोटेक्शन हम अलग करेंगे। तो सबसे पहले आपको दो पार्ट में अलग अलग करिए। पहला हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे जो प्रोटेक्शन साइड होता है उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे करना है। आप अगर हम चाहेंगे कि आपको लगता है कि आपको राइट अप बनाना है तो आप लिखिए और समझिए पहले आपको करना क्या है। पहला, सबसे पहले प्रोटेक्शन में क्या ध्यान रखना है कि आप सारा इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन कोई आफत आ गया, कोविड आ गया और आपके घर पे घुस गया और आप पे आ गया और आप नहीं रहे, तो फैमिली का क्या होगा। या किसी भी घटना से अगर आप नहीं रहे तो परिवार में जो खर्चा है, परिवार का जो लायबिलिटीज है, वित्तीय स्थिति है, कितना संकट में आ जाएगा जितना भी आप अर्न करते हो। तो सबसे पहले करना क्या है, उसके लिए हमको उस जो प्रोटेक्शन, उसमें उसी प्रोटेक्शन में दो पार्ट करेंगे। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे जो अभी जो चर्चा हम कर रहे थे, और एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे और एक प्रोटेक्शन में इंश्योरेंस का पार्ट को करेंगे। अभी लोग इंश्योरेंस को बहुत समझते नहीं है और बहुत हल्का में लेते हैं। ज्यादातर लोगों को जब हम बात करते हैं कि आपका HLV कितना, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हर आदमी का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है, तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको बड़ा लाइट में लेते हैं। हम तो इंश्योरेंस ले लिए, क्या ले लिए, तो LIC ले लिए थोड़ा सा। उस LIC से उसकी वित्तीय जरूरत को पूरा नहीं करेगा नहीं रहने के बाद। और जब हम जोड़ के दिखाते हैं कि आपका पूरा कवरेज कितने का है घर में, तो आपका पता चलता है किसी का 30 लाख का, किसी का 20 लाख का कवरेज है। क्या आपको लगता है कि इससे आपकी वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी आपके नहीं रहने से? तो उसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो उसको पहले इमरजेंसी फंड पे हम लोग चर्चा करें। इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन को दो पार्ट में करते हैं। इमरजेंसी फंड में क्या ध्यान रखना है, आपातकालीन कोष इसको कहते हैं हिंदी में। तो आपातकालीन कोष इसी सिचुएशन को आने पे आपको काम आएगा। जिस सिचुएशन से अभी हम लोग गुजरे हैं, चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं कितना लंबा खींचेंगे। इस स्थिति में वो फंड आपको काम करता है। तो वो जो इमरजेंसी फंड बनाना है, वो आपका जो खर्च है, जो आपका डोमेस्टिक खर्च है, मंथ का खर्च है, आपका एक अपना खुद का खर्च है, एक कैलकुलेशन है, उस हिसाब से 6 महीने का रिजर्व फंड या तो आप सेविंग में रखिए या म्यूचुअल फंड के डेट में रखिए। तो एक सेविंग फंड बना के उसको रखिए कि कभी भी ऐसा जरूरत पड़ जाए, आफत आ जाए, तो उसको वो आपातकालीन कोष काम आ जाए। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो नहीं टूटेगा। मजेदार बात है कि इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे चलते रहेगा और आपका स्थिति अगर बिगड़ी तो उससे समझ जाएगा। दूसरा जो पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट दूसरा हम लोग जिस पे चर्चा करते रहते हैं, वो है जो सबसे ज्यादा हम देखे हैं। अब तो लोग का अवेयरनेस आ गया पिछले 2 साल में, लेकिन करीब मेरी अपनी पूरी मतलब करीब 28 साल हो गया और 28 साल से 9 साल से बड़ा गहराई से हम इस पे काफी काम किए हैं, प्रोटेक्शन पे काफी काम किए हैं। और इस पे हम ये कि एक सर्वे में पाए क्या कि 84 पे, ये भारत सरकार का सर्वे है, जो भारत सरकार का सर्वे में भारत सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत बताता है 84% लोग पैसे की कमी के कारण बीमारी का इलाज नहीं करा पाते हैं और जिसके कारण उनका देहांत हो जाता है। तो वो सब देखने के से ऐसा लगता है कि अवेयरनेस हम लोगों को बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट जो है उसका, वो लाइफ HLV निकालना, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हर एक आदमी का आपका लायबिलिटीज के हिसाब से आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना, HLV कितना, वो निकालना है।
बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग कहते हैं तो उसको 10 टाइम्स होना चाहिए, आपकी आमदनी का 10 गुना आपका कवरेज होना चाहिए। आपका कवर मतलब आपकी लाइफ कवर, वो आपको टर्म प्लान देता है। तो टर्म प्लान में क्या करना चाहिए, टर्म प्लान कैसे लेना चाहिए, उसका क्या डिटेल्स है, उस पर जाएंगे तो काफी लंबा होगा, लेकिन आपको संक्षेप में बता दें। वो टर्म प्लान आपकी विपरीत परिस्थिति में आपके परिवार को सुरक्षा देता है। आपके कोई तरह का मिसहैपनिंग हो गया, आप नहीं रहे, किसी भी सिचुएशन आ गया, वो 10 टाइम्स का इनकम का अगर कवर है तो अगला 10 साल आपके परिवार को उतना पैसा मिलेगा जो संभलने का समय मिलेगा, संभल जाएंगे, पूरा परिवार संभल जाएगा। वो टर्म प्लान ही आपको सुरक्षा देता है, जिसको प्योर इंश्योरेंस कहते हैं। अब बात आती है टर्म प्लान में क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो कई कंपनी का टर्म प्लान है, कई चीज है। क्या जो मुख्य बातें हैं, 2-4 बिंदु पे केवल फोकस करेंगे, काफी लंबा चैप्टर है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो काफी समय लगेगा। तो टर्म प्लान पे बेसिक चीज जो हम समझाना चाहेंगे, जो समझिए आप। लोग कहते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देख लीजिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हम आपको बेसिक चीज समझाते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? एक शिकायत हमेशा रहती है कि क्लेम नहीं मिल पाता है। लोगों का शिकायतें रहती हैं कि किसी भी पॉलिसी ले लेते हैं लेकिन क्लेम नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये इधर जेन्युइन शिकायत है। इस पे हम लोग अगर जाते हैं तो हम देखते क्या है कि ये 2 तरह से इसमें गलतियां होती है। या तो जो आपका फॉर्म भरवाता है उसमें उस पोजीशन पे और क्लाइंट एंड पे और कंपनी एंड पे गलती होती है लेते वक्त, तो उस पर फोकस करेंगे। थोड़ा सा हम फोकस खाली टर्म प्लान पे करके तब हम उस पर फोकस आपको बताते हैं। टर्म प्लान पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से ये कि आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि साल भर में कितना बेचे हैं और कितना पॉलिसी आपका आया है क्लेम के लिए, उसका रेशियो कितना है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि उसमें 2 तरह का क्लेम सेटलमेंट। एक होता है अमाउंट से, कितना अमाउंट का क्लेम आया, कितना पॉलिसी बिका, उसका रेशियो क्या है। एक होता है सेटलमेंट, आपका पॉलिसी कितना क्लेम आया है। तो दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो अमाउंट से देखना, ये ज्यादा जरूरी है। अमाउंट वाला जो रेशियो क्लेम सेटलमेंट, उसको देखिए। उसमें थोड़ा सा है जो चीज है जो जिसको छिपी हुई शर्तें करते हैं। उसमें क्या होता है, कई पॉलिसी जो टर्म प्लान एक्चुअल इंश्योरेंस टर्म प्लान है लेकिन मनी बैक है, और भी कई तरह का चीज है जिसका क्लेम आता है जो छोटा होता है, 10,000, 20,000, 50,000 लाख रुपए का होता है। लेकिन एक्चुअल क्लेम रेशियो अमाउंट से ही पता चलता है कि कंपनी का स्थिति क्या है, कितना क्लेम सेटल कर रही है। तो ये इंडस्ट्री में माने गए 95% से ऊपर अगर हम लोग तो मानते हैं कि स्टैंडर्ड है, इतना होना, इतना रहे, तो अभी आप उसमें जाइए। दूसरा, कंपनी का थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। कंपनी का प्रोसेस में कितना समय लगता है, इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। तीसरा, हम लोग जो बात कर रहे थे, जो क्लेम सेटलमेंट के बाद बात करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का बात करते हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई कितना होना चाहिए, जो हमको उसको लेते वक्त ध्यान रखें कंपनी का, तभी लेना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, अगर इस इंडस्ट्री में माना गया 1.5 से ऊपर है तो अच्छा माना जाता है। मतलब अगर कंपनी में विपरीत स्थिति अगर आ गया, या ऐसा स्थिति आ गया कि क्लेम ज्यादा आ गया और कंपनी उस क्लेम को सेटल नहीं कर पा रही है, तो वो फिजिबिलिटी बताती है कंपनी का, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वही बताती है जो हम बता रहे हैं आपको, वो ध्यान रखना है। सॉल्वेंसी रेशियो वो कंपनी का ताकत को बताती है कि कंपनी क्लेम सेटल कर पाता है कि नहीं। दूसरा हम लोग पॉइंट पे आते हैं, जो ध्यान रखना है, जो अभी हम लोग चर्चा करें, क्यों क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्लेम रिजेक्ट हो जाने के पीछे बहुत सा कारण होता है। जब आप फॉर्म भरते ये करते हैं, मतलब भरते समय आपका कोई डिक्लेरेशन, जैसे आपका पहले से कोई बीमारी है जिसका डिक्लेरेशन नहीं देते हैं। दूसरा, फॉर्म भरते समय अगर आप सिगरेट पीते हैं, अगर आप शराब पीते हैं, उसकी जानकारी नहीं देना, या फॉर्म भरते समय फॉर्म भरे हैं, या ऐसा भी होता है कि क्लेम जो आता है, इस तरह का क्लेम आता है। तो क्लेम आता है जैसे कि आप समझ करिए कि अगर क्लेम लिए हैं और छुपा के रखे हैं। हाँ, छुपा के कहने का मतलब कि जो आप छुपा देते हैं कोई भी फॉर्म भरते समय, बाद में वो जो पकड़ा जाता है, हाँ, उसके वजह से भी क्लेम नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे, नहीं मिलने के पीछे और भी कारण है जो आपको हम बता रहे हैं। उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट कारण ये है कि देखिए, इसमें जो केस में देखना पड़ता है कि क्लेम जो लेने के लिए आप आ रहे हैं, तो वो जो मौत हुआ उसके पीछे रीजन क्या है। अगर वो मौत के पीछे ये प्रूफ होता है कि शराब के नशे में थे और मौत हो गई, तब नहीं मिलेगा क्लेम। और अगर ये प्रूफ होता है कि नॉमिनी, जो क्लेम में नॉमिनी है, जो आपके नॉमिनी है, और नॉमिनी अगर उसमें कहीं ना कहीं एक्टिविटीज नॉमिनी का भी है, शामिल है, तो भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तीसरा,
आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर डेथ होता है तो भी क्लेम आपका नहीं मिलेगा। तो कुछ कारण है जो हम आपको बता रहे हैं जो नहीं क्लेम मिलता है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि फॉर्म भरते समय आप बारीकी से उसको देखिए कि आपका फॉर्म में डिक्लेरेशन भरे है कि नहीं भरे हैं। जानकारी छिपाने की कोशिश नहीं करिए तो क्लेम नहीं मिलेगा, और अगर जानकारी देते हैं तो क्लेम 100% सेटल होगा। कभी कभी देखा जाता है कि क्लेम हमारा सही है फिर भी हमें नहीं मिलता, उनकी कोई अपील बड़ी है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपका जेन्युइन क्लेम है तो आप इस क्लेम को, अगर आपको कंपनी सॉल्व नहीं कर रहा है तो आप IRDAI को लिख सकते हैं, वहां पे आप अपने कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। रेगुलेटर है जो कंपनी पे दबाव बनाता है और उससे पूछता है कि आपका क्लेम क्यों नहीं सेटल हो रहा है, और वहां कार्रवाई भी होता है। वो जगह है जहां आप कर सकते हैं, लेकिन आपका पोजीशन क्लियर होना चाहिए। और ज्यादातर कंपनी में ट्रांसपेरेंसी इतना आ गया कि आपको बता देता है कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, एक सवाल हमारे दर्शक का है, कवि दिलेश जी हैं, इनका सवाल है, सर सिर्फ स्टॉक मार्केट की पढ़ाई हो सकती है क्या? हाँ, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट और ये आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग, दोनों का अंतर क्या है? अभी हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट किए थे फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का केवल एक पार्ट हम आपको बताए, जिस पार्ट को प्रोटेक्शन कहते थे। इंश्योरेंस में हम आए, प्रोटेक्शन पार्ट को अभी हम डिफाइन किए थे, जिसमें दो पार्ट था। एक तो इमरजेंसी फंड था, दूसरा पार्ट उसमें एक था जो हम लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड था। उसमें दो इंश्योरेंस को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपके परिवार को एक हेल्थ से छुटकारा देता है और आपका किया गया सेविंग को बचाता है। दूसरा हम टर्म प्लान पे चर्चा किए। तीसरा उसमें जो अभी चर्चा कर रहे थे, तब हम उस पर आते हैं, अभी उस पर चर्चा। तीसरा जो होता है, अगर आप कोई लोन लेते हैं, कोई बड़ा लोन लेते हैं, घर मकान के लिए लोन लिए या कोई बड़ा लोन है, तो जब लोन लेते हैं तो लोन को इंश्योरेट कर दीजिए। तो आपके नहीं रहने पे भी वो प्रॉपर्टी जो है आपके कब्जे में रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी। मॉर्गेज लोन उसको कर दे, उसको मॉर्गेज इंश्योरेंस कर देना चाहिए। तो ये बहुत है। चौथा जो उसमें ध्यान रखना है, डिजिबिलिटी इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसमें प्रीमियम कम होता है। डिजिबिलिटी इंश्योरेंस लेने का मतलब ये हो गया, कल के दिन ऐसा सिचुएशन आ गया, कभी कोई ऐसा घटना घट गया जो आप काम करने लायक नहीं रहे, बचे रह गए, लेकिन सब कुछ करिए आपका हाथ चला गया, पैसा, या कोई ऐसा डिजिबिलिटी हो गई, उस स्थिति में आपको इंश्योरेंस कंपनी एक लमसम पैसा देता है, जिससे कि आप फिर से खड़ा हो सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पार्ट में आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आएगा और भी आएगा। अब हम लोग उस पार्ट पे आते हैं। उसको हम दो भाग में, अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं। एक पार्ट में बांटे हैं जिसमें हम सेविंग में टैक्सेशन का पार्ट को बांटे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को टैक्स का उलझन, इतना सेक्शन, इतना उप सेक्शन है कि लोग उसमें उलझे रहते हैं। और इन्वेस्टमेंट में पता चला इन्वेस्टमेंट कर दिए और प्रॉपर टैक्सेशन नहीं हुआ, तो सारा जो कमाई है वो टैक्स में भर रहे हैं। हम लोग के भारतीय की मानसिकता है कि LIC सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लेना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सिर्फ LIC ले लिए तो टैक्स बच जाएगा, हम लोग को टैक्स नहीं लगेगा, और दोनों एक साथ दो पंथ काम करना के में विश्वास रखते हैं। इसमें आपका क्या सुझाव है? जहाँ तक मेरा समझाने का या सवाल है, जहाँ तक लोगों को बताने का, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट हम बताए थे कि आपका कवरेज इतना होना चाहिए जो 10 का लाइफ कवर दे, तभी आपका इंश्योरेंस कर दो। और टैक्स बचाने के पर्पज से अगर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो पर्पज सॉल्व नहीं होता है। टैक्स बचाने का इंस्ट्रूमेंट अगर बात करें, अभी हम टैक्स पे जो बात कर रहे थे, टैक्स बचाने पे, तो टैक्स बचाने के लिए ATC में जो मिलता है, ATC में मेरे पास कितना सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ले सकते हैं। अब देखिए, उसमें अगर टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली लोगों को करना चाहिए, हर लोगों को करना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टैक्स में आता है वो हम लोग PPF है, जो ATC में आता है। क्यों हम LIC में जाएं, क्यों नहीं हम PPF में पैसा डालें, EPF में डालें, NPS में डालें। उसके अलावा हम लोग यूलिप प्रोटेक्ट में डालें, ELS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डालें, ATC बच जाएगा, टैक्स बच जाएगा। तो ये भ्रम पालना ही गलत है कि हम टैक्स बचाने के लिए LIC ले लें। तो LIC का लेने का पर्पज ये होना चाहिए कि भाई आपका कवरेज हो, अच्छा कवरेज हो, और इन्वेस्टमेंट के बाद है तो इन्वेस्टमेंट के पार्ट में जाके करें। PPF और सुकन्या राशि, उसमें भी ATC है, सारा ATC है। अब हम बताएं, टैक्स में दो पार्ट है। एक पार्ट हम आपको समझाएं कि ATC का पार्ट है जिसमें 1.5 लाख रुपए टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। दूसरा पार्ट अभी हम जो हेल्थ की बात कर रहे थे वहां पे, उसमें भी आपको ATC के बाद आप क्या क्या टैक्स छूट ले सकते हैं। और ये बड़ा उलझन है, उपधारा, ऐसा धारा में लोग उलझा रहता है कि उसमें समझ में नहीं आता ज्यादातर लोगों को। अब देखिए, एक सिंपल सा चीज बता रहे हैं, सेक्शन 80 हम आपको थोड़ा सा टैक्स का बता रहे हैं, जो आप ध्यान देंगे अगर तो आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं।
आप सिंपल हर लोगों को काम आएगा। ये है सेक्शन 80 एजुकेशन लोन इंटरेस्ट। एजुकेशन के लिए अगर लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे आप ब्याज छूट मिल जाता है। 80D जो आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात हम कर रहे हैं, जो प्रीमियम आप देते हैं वो सेक्शन 80D में 60 साल के नीचे तक 25,000 रुपया रिबेट मिलता है, 60 साल के ऊपर में 50,000 रुपया रिबेट मिलता है। और माता पिता के लिए अगर आप लेते हैं तो टोटल आपको 75,000 रुपया रिबेट हो जाएगा। टोटल प्रीमियम 75,000 का टैक्स छूट मिल जाएगा, अपने माता पिता के लिए लेते हैं। दूसरा उसमें एक आता है जिसको कहते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें इसमें 50,000 रुपया एडिशनल मिलता है। 1.5 लाख रुपया आपको 80C मिल गया, 25,000 रुपया इंडिविजुअल 60 साल से नीचे वाले को 80D मिल गया, 50,000 रुपया नेशनल पेंशन स्कीम में मिलता है जो सेक्शन 80CCD1B में आता है। तो अगर इसको ऐसे समझे तो 1,50,000 और 25,000, 2,25,000 का सेविंग आप कर सकते हैं। और ये सेविंग नहीं कर सकते, ये आपको सुरक्षा भी दे रहा है और आपका पैसा भी सेव करते जा रहा है। तीसरा इसमें आता है जो हम लोग बात करते हैं 80TTA। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। 80TTA जो हम लोग सेविंग में पैसा पड़ा रहता है, इंटरेस्ट जनरेट करता है, उसमें 10,000 रुपये टैक्स रिबेट मिल जाता है सेक्शन 80TTA में। 60 साल से नीचे हम लोग 10,000 का रिबेट लेते हैं। लेकिन उसमें गलती क्या क्या होता है, बैंक क्या करती है, बैंक को अगर इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो बैंक करती क्या है, आपका पैसे को ऑटो मोड में एफडी कर देती है। और जो दीजिए 3-4% का सेविंग मिलेगा, उसमें हमको 80TTA में 10,000 तक टैक्स रिबेट कर में छूट मिलता है, इंटरेस्ट में छूट मिलता है। तो क्यों नहीं हम सेविंग में रखे हैं? बैंक का एफडी का इंटरेस्ट स्टेट बैंक जैसा का 4.25% आ गया है, तो और फंस रहे हैं हम लोग उल्टा। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि कहां हम लोग बचा सकते हैं। चौथा जो हम आपको बता रहे थे 80G में आता रेंट, उसमें भी कई लोग रेंट को इनके 80G में नहीं ले छोड़ देते हैं। तो ये छोटा छोटा चीज है, टिप्स है जिसको आप कर सकते हैं और लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके टैक्स का पार्ट को बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा भी चीज बात करते हैं जो आपको बताना चाहेंगे। जैसे कुछ जो चीज है, कुछ ऐसा चीज है जो हमारे द्वारा अर्न किया हुआ नहीं है, हमारे फादर का किया हुआ है, हमारे दादाजी से आया है, कुछ रेंटल इनकम है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। अभी लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, लोग क्या करते हैं, उसको अपने इंडिविजुअल इनकम में ले रहे हैं। चाहे एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है, वो उनका नहीं खरीदा हुआ, लेकिन उसको अपने इंडिविजुअल में ले रहे हैं। लोगों को गाइड करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, अपना रिटर्न अपना कैपिटल को क्यों बढ़ा रहे हैं, बाद में चलकर उस कैपिटल पे ही टैक्स आपको देना पड़ेगा जो आपका कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके लिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग करिए, HUF बनाइए। HUF में जो आपके द्वारा इनकम नहीं है, जो ऊपर से इनकम चला आ रहा है, उस इनकम को HUF के फाइल में लीजिए, अलग से एक आइडेंटिटी क्रिएट करिए, उसका रिटर्न जाएगा, उसमें 2.5 लाख रुपया वो एग्जेम्पशन मिलेगा, 1.5 लाख रुपया 80C मिलेगा और टैक्स छूट भी है और BS मिलेगा। तो उसमें क्रिएट करके उसको अलग करिए। तो ऐसे करके आप अगर टैक्स का पार्ट करें तो वहां भी बचा सकते हैं। तो ये हो गया टैक्स का पार्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वाली जो बात हो रही थी, हम लोग अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट। एक पार्ट आपको टैक्स समझा, इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है टैक्स। दूसरा पार्ट जो है वो समझने की कोशिश करिए। दूसरा पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में देखिए बहुत टेक्निक है जिसको समझना है। जो हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, उन लिटरेसी पे हर लोगों को गहराई से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जब गूगल जैसा ऐसा महारती हासिल है जहां आप किसी चीज को मारिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों के पास क्या है, बैंक गए आप, बैंक आपका टारगेट बना लिया कि हमको केवल उसको तो इंटरेस्ट है नहीं कि एफडी करवाना है, उसका एक ही इंटरेस्ट है, कुछ बेच दिए। अब दिक्कत ये आ रही है कि आपको जो बेचा हुआ आपके लिए है या नहीं है, वो बाद में समझ में आया। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट करिए गोल ओरिएंटेड करिए। पहले आप गोल बनाइए, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहां जाना है, आपके पास लायबिलिटीज कितनी है। पहले हम समझाएं 10 टाइम्स का कवरेज लेना चाहिए। दूसरा हम समझाएं आपको कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आप किस एज में, आपके बच्चे का क्या एज है। सपोज करिए एक एग्जांपल दे रहा है आपकी, अगर आपकी बेटी अभी क्लास 6 में पढ़ी है, अगला टारगेट वो 12th में जाएगी, 12th के बाद आप कॉलेज करेंगे। आज उसका किसी भी कॉलेज में दाखिला के लिए 30 लाख रुपया उसका 4 सेमेस्टर पढ़ाने में लगेगा। अगर आप टेक्निकल अच्छा डिग्री देना चाहते हैं 12th के बाद, आज से 7 साल के बाद, तो जो हम बात कर रहे हैं 30 लाख भी लेते हैं आज के डेट में, 6% का इन्फ्लेशन को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो फिगर आता है 63-64 लाख पहुंच जाएगा, करीब 60 लाख के आसपास। तो आपको 60 लाख की तैयारी करना है। आज का 30 लाख के हिसाब से आपका आज से 6-7 साल के बाद पढ़ाई नहीं होगा। अब उसकी शादी हमको 24 साल के एज में करना है, आज के एज से सपोज करिए 16 साल के बाद करना है। तो ये प्लानिंग करिए कि आज शादी में कुछ भी नहीं, नॉर्मल शादी भी करते हैं तो 25-30 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। तो आप ये प्लान करिए कि 16 साल के बाद अगर उसकी शादी करनी है
तो उसकी शादी के हिसाब से 6% से महंगाई दर इन्फ्लेशन को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो जो 30 लाख की बात कर रहे हैं वो 75 लाख आ जाएगा 15 साल के बाद। रुपये का डिवैल्यूएशन होता है, इन्फ्लेशन को काउंट करिए और देखिए वो 75 लाख रुपया लगेगा उस समय, 75 से 80 लाख। लेकिन ये कैलकुलेशन दिमाग में रखिए, आज से कैलकुलेट करिए कि हमको कितना सेविंग करना है, उस समय मेरे पास ये कॉर्पस आ जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप सब तो कर रहे हैं, अच्छा से कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम लोग सोचते उस एज में पहुंच जाते हैं, जब अपने बारे में सोचते हैं, जब 54 पहुंचते हैं, सब सेटल करते करते, तो हमारा ये 60 साल में रिटायर करेंगे, मेरे पास समय बचता है 5-6 साल, तब तक बच्चे को सेटल करने में लगता है। अब हमारे पास 5-6 साल में अपने बारे में सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कैसे अपना खर्चा को मेंटेन करें। तो इंपॉर्टेंट सबसे दुखद बात यह है कि अगर किसी का रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक आरबीआई का रिपोर्ट 2017-18 में पब्लिश हुआ है, जो बिहार में 0.35% ही लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग किए हैं, और जो कि बड़ा मतलब दुखदाई है। और पूरे इंडिया लेवल पे देखें तो 6% ज्यादा नहीं है, 6.4 है। तो आप सोचिए कि आप उस एज में आके सोचते हैं कि कैसे हम पैसा बनाए, कैसे हमारा खर्चा बनाए। हमारा इनकम खत्म, 60 साल में रिटायर कर गए, इनकम बंद, खर्चा एक्सपेंडिचर मेरा चालू हो गया। लेकिन ये एक्सपेंडिचर चालू होगा, इनकम नहीं है, तो क्या होगा, मिसमैच हो रहा है। तो उसकी तैयारी भी, ये दोनों की तैयारी के साथ आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग का तैयारी करना चाहिए। कुछ पार्ट जो रिटायरमेंट के हिसाब से आपको लगता हो, पीपीएफ में रखिए, चाहे पेंशन प्लान में रखिए, चाहे कुछ ऐसा करिए कि थोड़ा 20 साल लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते जाइए, रिटायरमेंट के समय काम आएगा। एक सवाल है, अर्चना राय जी का, कलकत्ता से हैं। इक्विटी और डेब्ट मिक्स्ड हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है या सिर्फ इक्विटी फंड में? अब हम लोग अभी हम आपको उस पार्ट पे आते हैं जो अभी हम बता रहे थे कि कैसे प्लान करें। म्यूचुअल फंड का पार्ट का अब इन्वॉल्व हम करेंगे, म्यूचुअल फंड को कैसे आप अपने गोल प्लान से जोड़ सकते हैं। कभी भी किसी भी समय में बिना लक्ष्य का कोई निवेश नहीं करिए। हमारा मानना यह है कि आप किसी भी कहने पे या किसी चीज को सुनने पे कूद के इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है, खाना आप अपने हिसाब से अगर खाते हैं तो आपका बॉडी ठीक रहता है, फिजिकल फिटनेस ठीक रहता है। और खाना अपने हिसाब से नहीं खाएंगे, दूसरे के हिसाब से खाएंगे तो फिजिकल फिटनेस खराब हो जाएगा। तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं तो पहले आप लक्ष्य निर्धारित करिए, कितने दिन के लिए करना चाहते हैं, कितना समय आपके पास है, कितना समय देंगे ग्रोथ के लिए, उसी हिसाब से प्रोडक्ट उसी हिसाब से सिलेक्शन करना है। अब हम आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे और म्यूचुअल फंड पे। हम तब तक सभी अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर रहे हैं, समय सीमा भी समाप्त है लेकिन हम समय सीमा को बढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पर लेके। सभी से अनुरोध करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कृपया शेयर करें, ताकि इसका लाभ सभी से, आपके सभी परिवार के सभी सदस्यों को जो कहीं भी आपसे जुड़े हुए हैं, इसका लाभ सभी को मिल सके। सर कृपया। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो देखिए हमारे इस देश में, पूरे विश्व में हम लोग देखें तो सबसे अच्छा चीज आपको बता रहे हैं क्या होने वाला है, जो आपको ध्यान में रख के करना है। ये जिस स्पीड में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और अभी आपको पता होगा तेजी से सरकार 4.2 पे इंटरेस्ट रेट आरबीआई कट किया तो 4.2 4.5 पे आ गए, और ऐसा नहीं है वो इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा। अभी आपको एक बड़ा अच्छा आंकड़ा देते हैं, अभी कुछ दिन पहले आया था, 12 यूरोपियन कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 पे ला दिया है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का है। और आपको बताएं कि जर्मनी में -3% है, जापान में -2% है। अभी हम जो 12 कंट्री की बात कर रहे हैं उसमें से कई कंट्री 0.75 आपको सर्विस चार्ज ले रहा है पैसा रखने का। उसका पर्पज ये है कि इन्फ्लेशन भी वहां पे एक 2 पे है, एक पे या 2 पे है, इन्फ्लेशन भी कम है, 6% पे नहीं है, 1-2% पे इन्फ्लेशन भी है, तो लोन भी 2% पे मिलता है। अब जापान में लोन, चाइना में लोन, वहां से लोग, वहां जो बच्चे हमारे हैं, वहां जो जॉब में है, हमारे कई क्लाइंट है जो बाहर में भी है, तो वो वहां पे पैसा लोन लेके इंडिया में आके प्रॉपर्टी खरीदे, वो भी अच्छा लगा उनका। इन्वेस्टमेंट इंडिया में करे, लोन वहां 2% मिल रहे हैं। और ऐसा भी है कि वहां लोन लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट का है बहुत पहले से। तो मजेदार बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा, सस्ता में लोन मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छा आएगा। अब आपको करना क्या है, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या चेंज होगा, सो देखिए। पिछले 10 साल में हमारे कंट्री में म्यूचुअल फंड में लोग अभी प्राइमरी स्टेज में समझना शुरू किए हैं। ये कितना भास्ट चैप्टर है जिसको कम समय में समझना मुश्किल होता है। अब आपको समझाते हैं उसमें आपका गोल कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए इसमें 3 पार्ट इसको करिए।
आप इक्विटी में जाना चाहते हैं तो उसका भी कैसे करना है, उसका भी तरीका है। कूद के किसी किताब पढ़ के, किसी टीवी चैनल से, किसी भी पेपर पढ़ के अब इतना आसानी से शेयर को सिलेक्शन करके खरीद के आप पैसा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको किसी भी चीज में मेहनत करना होगा और आपको समझना होगा, किसी के समझने नहीं, खुद से समझना होगा। तो पहले म्यूचुअल फंड को हम समझाएं कि म्यूचुअल फंड को आप 3 तरह से बांटिए। आपका लक्ष्य कितने साल का है। अगर आपका लक्ष्य, इसको 3 भाग में हम बांटे हैं। पहला भाग बांटे हैं जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान करिए। एक होता है शॉर्ट टर्म, हर 2-3 साल में हमको पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो वो 1 से 3 साल का होता है शॉर्ट टर्म प्लान। अब देखिए शॉर्ट टर्म प्लान में हम लोग कैसे प्लान करें, उसमें क्या चीज लेना चाहिए। अभी हम लोग एक चर्चा कर रहे थे कि भाई एक क्वेश्चन आया था म्यूचुअल फंड का, ये स्कीम ले क्या। लक्ष्य निर्धारित नहीं है कितने साल के लिए लगाना है। जब आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट करें तो हो सकता है नुकसान हो जाए आपको। दूसरा होता है एक शॉर्ट टर्म प्लान, जिसमें हम लोग ज्यादातर 1 से 3 साल के लिए अगर करना चाहते हैं तो रिकमेंड करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम में आइए। उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें आपका फ्लक्चुएशन नहीं रहता। 3 साल मार्केट चले चाहे नहीं चले, आपका पैसे का नेगेटिव ग्रोथ नहीं होगा, कम से कम बचा कर सुरक्षित रखेगा। और नहीं तो आरडी और एफडी में जाइए। केवल आपको पैसा को सुरक्षित बचा कर 2-3 साल के लिए आप सोच रहे हैं तो, लेकिन 2-3 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड सोच रहे हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। आपको ये कभी भी नुकसान कर सकता है। दूसरा होता है मीडियम टर्म प्लान। दूसरा मीडियम टर्म प्लान को हम लोग कहते हैं 5 से 7 का टारगेट कीजिए। एक तो 3 साल बताया, 3 से 5 साल करिए मीडियम टर्म प्लान में। और दूसरा उसमें मीडियम टर्म प्लान में उसमें आप आइए तो उसमें म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करिए। म्यूचुअल फंड में क्या करना है, अब उसमें देखिए बहुत सा चीज है। म्यूचुअल फंड में ऐसे करके किसी एक फंड में, किसी एक कंपनी, किसी एक एएमसी में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। हम लोगों को बताते हैं, रिटायर्ड लोगों को भी बताएं कि भाई बैंक में भी आप जाते हैं तो एक जगह पूरे पैसे को एफडी मत करिए। पिछले कई दिनों से न्यूज चैनल में आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में सुना होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब बैंक बॉम्बे के अंदर डिफॉल्ट कर गया। और कई ऐसे लोग थे जिनका पूरा पैसा एक ही बैंक में रखा हुआ था, जो सारा फंस गया। अभी तक 1 लाख रुपए का जो क्लेम की बात करें वो भी नहीं मिला है। दूसरा अभी लेटेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, यस बैंक का घटना है। आरबीआई आगे आया, बोला इसको कामकाज बंद कर दिया गया, इतना दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अब बताइए उस स्थिति में आप फंस जाइएगा। तो अगर बैंक में भी आपको जाना है तो बैंक में भी 2-3 बैंक में करना चाहिए, एक जगह नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं नीरव मोदी किस में आ जाएगा। पर आज पीएनबी का बात कर रहे हैं, कल हम और किसी का बात करें, कहीं ना कहीं समस्या ये है कि वो कंट्रोल कैसे होगा। तो आप अपने आप को जोखिम को कम करने के लिए बैंक को भी 2-3 पार्ट में करके रखिए। म्यूचुअल फंड में भी जो हम बताना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, आप जैसे समझिए आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं, आप चावल दाल रोटी सब्जी जो लेते हैं तो पूरा थाली सस्ता, थाली में एक सब्जी होता है, एक भुजिया होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, सब तरह का चीज है। और वो थाली जब आप खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि सब चीज आपको मिल रहा है। और अगर आपको कहे कि खाली चावल खाइए तो आप तो खा नहीं सकिएगा, खा लिए तो अनपच हो जाएगा। इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान रखिए कि आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए। मजेदार पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो में क्या ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो में ध्यान रखना है कि, और पोर्टफोलियो में एक एएमसी नहीं, हम 2-3 एएमसी बताते हैं कि अलग अलग एएमसी का अलग अलग फंड में रखिए। एक हम लार्ज का फंड में रखे हैं, एक मिड एंड स्मॉल में रखे हैं, और एक हम स्मॉल में रखे हैं, एक हम अगर इंटरनेशनल फंड में भी डालते हैं। और लोगों को रिकमेंड करते हैं गोल्ड फंड में भी पैसा लगाइए, गोल्ड ईटीएफ में डालिए, गोल्ड फंड में लगाइए। ये बैलेंस करिए पोर्टफोलियो को। और कुछ पैसा को हम लोग हमेशा कहते हैं इंटरनेशनल फंड में जरूर डालिए। जब भारत का मार्केट खराब होता है तो इंटरनेशनल सुधरता है। वहां पे नास्डैक हाई पे पहुंच गया, हाई से नजदीक पहुंचा हुआ वहां पे। हमारे यहाँ तो अभी हम लोग सोच रहे हैं सुधर रहा है। तो पूरा पोर्टफोलियो को डिजाइन करिए और वो पोर्टफोलियो में ध्यान रखिए, एज का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप ओल्ड एज पे है, अगर आप 60 के नजदीक पहुंच रहे हैं, 50 के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो इक्विटी का एलोकेशन हमेशा एज के हिसाब से उसको बांट के रखिए। 60 के एज में पहुंचे हैं तो 60% आप डेट में रखिए, 40% इक्विटी जाइए, ज्यादा मत जाइए। एक सवाल है सर नीलिमा गुप्ता जी का, व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस बी टेकन फॉर सीनियर सिटीजन, व्हाट इज बेनिफिट एंड रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब हम लोग सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए,
कई लोग से प्रश्न ये उठता है कि वरिष्ठ नागरिक घर में अगर फैमिली मेंबर है तो क्या पूरे परिवार का एक ही में लेना चाहिए, बेटा अगर फादर और मदर का भी ले रहा साथ में लेना चाहिए। तो हमारा मानना है कि नहीं, साथ में नहीं लेना चाहिए, उनको उनका इंश्योरेंस को अलग रखना चाहिए और बाकी फैमिली को अलग रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन का अलग अलग स्कीम है, सीनियर सिटीजन में कई स्कीम ऐसा है जो लाइफ लॉन्ग चलता है। और सबसे बड़ी बात है सीनियर सिटीजन में हम कई जगह देखे हैं जो को पेमेंट होता है और प्रीमियम चेंज नहीं होता पूरी लाइफ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए अगर आपका पूरे परिवार को एक संग ले रहे हैं और अगर क्लेम, देखिए सीनियर सिटीजन का क्लेम ज्यादा आएगा क्योंकि उस एज में क्लेम बड़ा बड़ा आता है। अगर क्लेम आ गए तो बाकी फैमिली मेंबर उस साल के लिए बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। इसीलिए अपने इंश्योरेंस को पार्ट करिए, हस्बैंड वाइफ जो सीनियर सिटीजन उनको अलग, बाकी को अलग। अब सीनियर सिटीजन में ये ध्यान रखिए कि सबसे चीज देखना क्या है, सबसे बड़ा नेटवर्क हॉस्पिटल किसका है। तो सबसे पहले देखिए कि कैशलेस, मतलब आपका पैसा नहीं लगे, आपके पास पैसा नहीं है, 8-10 लाख का खर्चा आया, 10 लाख का कवरेज है, 10 लाख का कार्ड लेके गए, कैशलेस इलाज करा के चले आए, कोई पैसा आपका इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा नेटवर्क हॉस्पिटल देखिए। दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉब्लम देखिए कि भाई आपका सर्विस पॉइंट पे सर्विस कितना अच्छा, क्या सर्विस है इसमें, इसका कहीं कैपिंग तो नहीं है। वेटिंग पीरियड क्या है, वेटिंग पीरियड का मतलब ये होता है इंश्योरेंस आज लिए तो सब चीज का सेटलमेंट नहीं होता, उसका वेटिंग पीरियड होता है। किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, अलग अलग बीमारी के अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है। इसको देखना चाहिए, सबसे कम जिसमें उसका वेटिंग पीरियड वाला लेना चाहिए। एक सवाल है सर, नेहा रंजन जी ने किया है, सजेस्ट सम गुड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इन 3 to 5 years, एज सच नो नीड ऑफ मनी फॉर 5 years। उन्हें 5 साल के पैसे की जरूरत है, 5 साल लगाना चाहते हैं 3 से 5 साल के बीच में, तो कुछ देखिए आप सबसे पहले ऐसा करिए कि आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करिए और कितना पैसा लगाना है, इसका कितना पैसा लगाना है, या एसआईपी से लगाना चाहते हैं या वन टाइम लगाना चाहते हैं। अगर एसआईपी से लगाना चाहते हैं एसआईपी का भी पोर्टफोलियो क्रिएट करिए और उस पोर्टफोलियो में अलग अलग एएमसी का डालिए पैसा, अलग अलग एएमसी का अलग अलग फंड हाउस में, और फंड जो सिलेक्शन करिए। देखिए मार्केट चलेगा, सब फंड परफॉर्म करेगा और कभी भी टॉपर के पीछे मत भागिए। पिछला वो टॉप कर गया तो आगे टॉप करेगा, ऐसा भ्रम मत पालिए। अभी ये पूरी इंडस्ट्री का ये है कि पिछला रिकॉर्ड को देखिएगा तो वो 6 महीना में चेंज हो जाएगा, उसके पीछे लॉजिक है, उस पर अभी हम लोग गहराई से जाएंगे तो काफी लंबा चर्चा होगा। आप केवल ये चाहिए कि अगर टॉप क्लास का 4 एएमसी के पास आप जाइए और चारों एएमसी में एक एक फंड लीजिए। एक अगर आप लार्ज कैप ले रहे हैं, एक मिड कैप ले रहे हैं, एक स्मॉल कैप ले रहे हैं और एक आप इंटरनेशनल फंड, एक गोल्ड फंड रखिए। गोल्ड फंड आपको सुरक्षित देता है, बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। जब परिस्थिति खराब होगी मार्केट को, वो आपको पैसा एग्जिट करने में काम आएगा, थोड़ा पैसा आपको सपोर्ट करेगा। एक सवाल है सैयद ह्यूमन अख्तर जनाब का, एसबीआई का म्यूचुअल फंड एसआईपी कैसा है, प्लीज सेड समथिंग। सर हम किसी आपसे मतलब हम क्षमा मांगते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का या किसी फंड पे हम कमेंट नहीं कर सकते, करते भी नहीं है। हमारे लिए ये करना नियमता गैर कानून हो जाएगा, तो हम नहीं कर सकते कमेंट इस तरह से। आपको कोई क्वेश्चन हो, हमारा मेल एड्रेस आप ले लीजिए, डॉक्टर संजय कुमार दे देंगे, आप मेल करिए, हम मेल पे आपको दे सकते हैं, कंपनी के सारे डिटेल भेज देंगे और हम किसी भी पर्टिकुलर ना उसका स्कीम पे चर्चा कर सकते हैं, हम आपको थीम दे सकते हैं कैसे बनाए, पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करके भेज देंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा शशि जी, हम लोग का जो तय समय है उससे हम लोग काफ़ी आगे चले गए हैं। कई कार्यक्रम और अभी आगे चलना है, लोगों को काफ़ी सवाल आ रहे हैं, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बट समय का अभाव है। जाते जाते कुछ एक आप सलाह दे दें, एक नट सेल में सभी के लिए, जिसमें हेल्थ भी हो, एजुकेशन भी हो, फाइनेंशियल भी हो। चूँकि आज के डेट में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगी होती जा रही है, तो उसमें जो माता पिता जिनके बच्चे अभी 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, तो भविष्य में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षा, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर कोई बात हो तो हम लोग इस पर एक मार्गदर्शन के रूप में बात को करके आप खत्म कर सकते हैं। हर आदमी का गोल हर अलग अलग बनता है और उसके हिसाब से उसकी तैयारी होती है और हम उसके हिसाब से प्लान करके एक्सेल बना के देते हैं कि आपको कौन सा स्कीम सूट करेगा आपकी इनकम के हिसाब से। अब सबसे पहली बात आती है जो आपका इनकम होता है, इनकम के हिसाब से 50% खर्चा के लिए आप अलग कर लीजिए, 50% आपका खर्चे के लिए अलग कर दीजिए, 30% पैसा जो है वो आपको जो इच्छा होती है करने का उसके लिए अलग कर लीजिए,
20% पैसा जो बचा सेविंग पे आपको काम है। अब आपका इनकम कितना है, लायबिलिटीज कितना है, और कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करे हैं, वो सारा पोर्टफोलियो देखने के बाद ही हम आपको प्लान आउट करके दे पाएंगे और ये बना के दे पाएंगे आप कितना गैप से चल रहे हैं आप अपने लक्ष्य से। तो वो जब गैप आप देखेंगे तो उस गैप के हिसाब से कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि आपको इतना रुपया और सेविंग करना चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए से इस फंड में इस तरह से करा सकते हैं। ऐसे सजेशन देना बड़ा टफ हो जाता है। चलिए, और बहुत अच्छा लगा सर। जिन्हें भी कुछ सजेशन की आवश्यकता होगी कृपया आप मेल कर सकते हैं। हमारा मेल नोट कर लें, मेल आईडी हमारा है educationalnews9@gmail.com। इस पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, जो भी सवाल हो आप रख सकते हैं, हम शशि जी के पास पहुंचा देंगे, वो इसका आपको जवाब जरूर बना के भेजेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जाते जाते एक लाइफ का सच्चाई बताते हैं। लाइफ का सच्चाई क्या है? लाइफ का सच्चाई है समय न लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा जब तक नीचे हूं तुझे ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो ये मेरा अंतिम है। आप लोग सभी को धन्यवाद। अच्छा लगा डॉक्टर संजय कुमार ने इस प्रोग्राम में हमको बुलाया। हम चाहते हैं कि लोगों को एजुकेशन के साथ अवेयरनेस जरूरी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे जोड़ करे और हमको बड़ा खुशी हुआ। पार्ट है शशि जी, एजुकेशन शिक्षा, हम फाइनेंशियल शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ। शिक्षा के बहुत सारे आयाम हैं, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा हो, सेवा शिक्षा हो, व्यवहार शिक्षा हो, फाइनेंशियल शिक्षा हो, वित्तीय शिक्षा हो। ये शिक्षा का एक पार्ट है। इसका नाम ही हमने रखा है एजुकेशन प्राइम टाइम, जिसमें हम शिक्षा ही सिर्फ की बात करेंगे। बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि ऐसा आप करते रहे, आगे भी लोगों को हमारे जैसे और लोगों को बुलाए और लोगों से एडवाइस ले, बताए कि क्या करना चाहिए। लोग को जागरूकता बढ़ेगा। ऐसे लोग के अंदर कभी भी वित्तीय स्थिति खराब नहीं होगी। अचानक घटना घट गया तो घबराहट नहीं होगा, पूरी तैयारी रहेगी उनकी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सभी को दर्शकों को नमस्ते और गुड इवनिंग। मैं इस प्रोग्राम में आया और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारा राइज किया। सभी क्वेश्चन का जवाब देना मुश्किल था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कुछ करना हो तो डॉक्टर संजय कुमार के मेल पे आप डाल सकते हैं। उनसे हम क्वेश्चन का जवाब आपको हमेशा देते रहेंगे और किसी भी समस्या का समाधान मेरे पास बना के आपको देंगे कि कैसा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।